ओके, वेलकम आप सभी का। देखिए, आज अपन को मेनली जो प्लांट वायरसेज है ना, उनको डिस्कस करना है। उससे पहले एक छोटा सा सेक्शन है, इसमें वायरसेज वगैरह को अपन कल्टीवेट कैसे करते हैं उसको देखेंगे। दो तीन चीज़ें आपको यहाँ से अपने क्वेश्चंस के हिसाब से देखना है। जैसे बैक्टीरियोफाज कल्टीवेशन का मतलब है नंबर इंक्रीज करवाना ना। तो बैक्टीरियोफाजेस क्योंकि जैसे बैक्टीरिया पे अटैक करेंगे, है ना। तो बैक्टीरियोफाजेस को ग्रो कराने का मतलब ये है कि हमारे पास पहले से बैक्टीरिया होने चाहिए। जैसे मान लो कि आपने एक पैटी डिश ले रखी है, तो इसमें बैक्टीरिया का हमने एक कल्चर ले रखा है ना। बैक्टीरिया की कंटिन्यूस ग्रोथ है, उसको अपन बोलते हैं लॉन, LAWN। ठीक है। अब इसके ऊपर अगर हम बैक्टीरियोफाज जो है उसको डालेंगे, तो जहाँ जहाँ बैक्टीरियोफाज हैं वो क्या करेंगे, सेल्स को लाइसिस करेंगे, है ना। और सेल्स बैक्टीरिया के टूटेंगे तो वहाँ पे खाली जगह बनेगी। जो खाली जगह बनती है उसको बोलते हैं प्लैक्स। तो हमने पैटी डिश के अंदर लॉन ले रखा है, यानी कि बैक्टीरिया की सेल्स का पूरा परत है। उसके ऊपर हमने क्या किया, बैक्टीरियोफाज को स्प्रे किया, एक जो भी कॉन्सेंट्रेशन है। तो बैक्टीरिया क्या करेगा, बैक्टीरिया इन्फेक्टेड होगा, वायरस से किल हो जाएगा, बैक्टीरिया की सेल लाइसिस में जाएगी और नए फाजेस हैं वो आसपास की सेल को डैमेज करेंगे, तो प्लैग बनना चालू हो जाएगा, है ना। बाद में तो क्या होगा कि प्लैग धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और पूरा है वो एक साथ कवर हो जाएगा। हाँ, तो बैक्टीरियोफाजेज जो अपन यहाँ पे लेंगे ना, तो उनसे हमारे लॉन के ऊपर क्या बनेंगे, निशान बनेंगे। और इन निशान को अपन क्या कर सकते हैं, आराम से काउंट कर सकते हैं, है ना। पैटी डिश में कितने निशान बने वो अपन को पता लग जाएगा। एक प्लैग बनने का मतलब क्या है, एक बैक्टीरियोफाज था, उसने एक सेल को तोड़ा, उसमें से नए फाज बने, उन्होंने आसपास की सेल को कंज्यूम किया, तो एक प्लैग मतलब एक वायरस। हालांकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, स्टार्टिंग की बात हो रही है। मान लो इसमें एक भी वायरस नहीं है, आप सिंगल वायरस डालेंगे तो वो क्या करेगा, मान लो आपने यहाँ पे वायरस डाला तो वो क्या करेगा, आसपास की सेल्स थी तो उससे डैमेज होगी ना। पहले एक सेल होगी, फिर नए फाज बनेंगे, नए फाज में जंप करके तो जाएंगे नहीं दूर, आसपास की सेल्स को खाएंगे ना। तो एक प्लैग का मतलब कॉमनली अपन क्या लेते हैं, एक बैक्टीरियोफाज। तो बैक्टीरियोफाजेस को कल्टीवेट करना आसान है, क्योंकि बैक्टीरियोफाज को होस्ट के रूप में हमें बैक्टीरिया देना होता है। बैक्टीरिया हम कोई भी कल्चर लेके उसमें बैक्टीरिया का कल्चर तैयार कर लेंगे और फिर हम वहाँ पे उनको, है ना, स्प्रे करेंगे, तो हमारे पास जो बैक्टीरियोफाज का जो ग्रोथ है वो प्लैग के रूप में आ जाएगा। ठीक है। और देखो ये जो नंबर होता है, हैंस द टोटल नंबर ऑफ वायरसेज प्रेजेंट इन सस्पेंशन, कि आपने जो वायरस का सॉल्यूशन लिया था या जिससे आपने स्प्रे किया था उसी में थे आपके पास बैक्टीरियोफाजेज, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ वायरस कितना था ये अपन काउंट कर सकते हैं। कैसे, एक्सप्रेस एज PFU, यानी कि प्लैग फॉर्मिंग यूनिट। तो कॉन्सेंट्रेशन जो है, यानी कि नंबर एक प्रकार का कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो उस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर कितने बैक्टीरियोफाजेज थे वो प्लैग फॉर्मिंग यूनिट्स के रूप में अपन काउंट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गया आपके पास सिंपल बैक्टीरियोफाजेस का। ऐसे मैटर आ सकता है साइनोफाजेस। जो साइनोफाइसी मेंबर्स के ऊपर अटैक करने वाले वायरसेस होंगे उनको अपन साइनोफाजेस बोलते हैं। इनकी हिस्ट्री वगैरह में आपने लिया था, लास्ट क्लास में बात हुई थी कि सफरमैन एंड मॉरिस ने इनको आइडेंटिफाई किया था। तो जैसे अपन ने बैक्टीरिया का लॉन तैयार किया है, वैसे हम, है ना, जो साइनो बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रो करा सकते हैं। और साइनो बैक्टीरिया के ऊपर भी उसी प्रकार से क्या है कि जब सेल डेड होगी तो प्लैग फॉर्मेशन होगी, तो प्लैग काउंट करके हम उनके लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया में ज़्यादा अंतर नहीं है।
है ना। तो जो मेथड अपन बैक्टीरिया के लिए काम में लेते हैं वही अपन साइनो के साथ में ले सकते हैं। इसके बाद में मैटर आता है कि अगर एनिमल वायरसेस हो, क्योंकि देखो ये चीज़ आपको पहले से पता है कि हम वायरसेस का मल्टीप्लिकेशन है वो होस्ट के अंदर ही कर सकते हैं, होस्ट से बाहर नहीं हो सकता, ठीक है। तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन होते हैं एनिमल वायरसेस को मल्टीप्लाई करने के, जैसे कि अपन कुछ एनिमल्स उनको ले सकते हैं, माइस, रैबिट, पिग्स, है ना, ये सब ले सकते हैं। या हमारे पास और क्या ऑप्शन है जो आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। वन इज यूज ऑफ एम्ब्रियोनेटेड एग्स। तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स का मतलब जो फर्टिलाइजेशन के बाद में बनते हैं, जिनमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो एम्ब्रियोनेटेड एग्स को अपन ले सकते हैं कि some viruses can be cultivated in the embryonated eggs. If they grow on eggs, it will be a cheaper, क्योंकि eggs हैं उनको प्राप्त करना बहुत सस्ता काम है, and conventional method also. Virus is inoculated through a hole in a certain region. जैसे कि कुछ डिपेंड करता है कि हमें कौन से वायरस को मल्टीप्लाई करना है, उसके अकॉर्डिंग हमें इंजेक्शन है वो करने होते हैं। जैसे कि मिक्सोमा वायरस है ना, इनको अपन इंजेक्ट करते हैं कोरियो एलेंटॉइक मेम्ब्रेन के अंदर, ये एग की मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है। जैसे मम्प्स वायरसेज हैं उनको अपन इंजेक्ट करते हैं एलेंटॉइक कैविटी के अंदर। तो एग की जो मेम्ब्रेन लेयर्स हैं या एग के जो पार्ट्स होते हैं जहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, वहाँ हम पर्टिकुलर जो वायरसेज हैं उनको क्या करते हैं, इनोकुलेट करते हैं बाय फाइन सिरिंज। जैसे ये एक पर्टिकुलर सिरिंज अपन काम में लेके इनको इनोकुलेट करते हैं। तो ड्रिल्ड हॉल, जब अपन इसमें ड्रिलिंग करके हॉल बनाएंगे, क्योंकि एग के बाहर कैल्शियम कार्बोनेट का कवच होता है, तो उसको ड्रिल करके हम ये इनोकुलेशन करते हैं। एग में जो होल बनेगा उसको अपन जिलेटिन से बंद कर देते हैं, फिर इसको अपन इंक्यूबेट करते हैं, ठीक है। इन्फेक्शन पे वहाँ पे जो सेल्स डैमेज होंगी, क्योंकि वायरस की वजह से सेल्स वो डैमेज होंगी, तो वहाँ पे जो लेजन बनेगा, जो धब्बा बनेगा, डेड सेल्स का जो एरिया बनेगा, उसको अपन बोलते हैं पॉक्स। तो अगर आप साइनोफाज में है, बैक्टीरियोफाज में है, तो वहाँ बनते हैं प्लैक्स, ठीक है। और अगर हम एनिमल वायरसेस को कल्चर करा रहे हैं, एम्ब्रियोनेटेड एग्स का इस्तेमाल करके कल्चर करा रहे हैं, तो वहाँ पे जो इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ पे हमें लेजन जो मिलेंगे, दे आर कॉल्ड एज पॉक्स। तो वैसे देखा जाए तो पॉक्स में भी क्या है, वायरस है, लेकिन वो एनिमल वायरसेस वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सिंपल इसी प्रकार से अपन एक और ऑप्शन हमारे पास है कि हम एनिमल सेल्स का जो कल्चर होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एनिमल वायरसेस को एनिमल सेल पे हमें ग्रो कराना होता है। तो जैसे एग है वो तो एक सिस्टम था, वो तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म है ना, ऐसे अपन सेल्स का कल्चर है वो भी ले सकते हैं। तो अगर हम एनिमल सेल्स का कल्चर तैयार करेंगे तो बिल्कुल उसी प्रकार से हम क्या करते हैं कि सेल्स का सस्पेंशन बनाएंगे, है ना। बाद में सेल्स हैं उनको अपन एक अगार के ऊपर थिन लेयर के रूप में, cells are covered with a thin layer of agar to prevent the spread of virions and facilitate cell infection। तो सेल्स को हम एक सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो होता है उसमें लेते हैं, उसके बाद में हम है ना सेल्स को अटैच कर लेते हैं। सेल्स गेट अटैच टू द सरफेस ऑफ प्लांट एंड फॉर्म ए लेयर। तो जैसे स्लाइड के ऊपर एक परत बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी प्रकार से हम सेल्स की एक परत बना लेंगे एनिमल सेल्स की, और उसके ऊपर इन्फेक्शन के लिए हम इनोकुलेशन कर देंगे। और बाद में वहाँ पे जो आपको ऑब्जर्व होगा ना, वो आपको ध्यान देना है कि वायरसेज इनोकुलेटेड इन द सेल सस्पेंशन डिस्ट्रॉय द मोनोलेयर, यानी कि जो आपकी परत बनी है स्लाइड के ऊपर वो एक पतली सी परत है और एनिमल सेल्स हैं उसके अंदर, और वायरस क्या करेगा, उनको डिस्टर्ब करेगा। तो वहाँ पे भी क्या बनेंगे, स्पॉट्स बनेंगे। इसको अपन बोलते हैं साइटोपैथिक इफेक्ट। तो एक प्रकार का ये भी प्लैग जैसा ही बनेगा, लेकिन यहाँ पे एक स्पेसिफिक टर्म आ जाता है साइटोपैथिक इफेक्ट। तो जब अपन कल्चर करा रहे हैं सेल को स्लाइड के ऊपर एक परत के रूप में ले रहे हैं तो प्लैग जैसा ही होगा, बट वहाँ पे अपन को साइटोपैथिक इफेक्ट के रूप में मोनोलेयर है उसमें क्या मिलेंगे, गैप्स मिलेंगे। अब
अब देखो दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एनिमल सेल्स के साथ में होता है वो ये होता है कि जैसे हमें वायरस को नंबर बढ़वाना है ना, वायरस का मल्टीप्लिकेशन अपन चाहते हैं, तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब होस्ट सेल्स हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे, और एनिमल सेल्स हैं वो लगातार मल्टीप्लाई नहीं करती क्योंकि वो टीलोमरेज का इश्यू आ जाता है। ठीक है, एक सर्टेन नंबर तक सेल डिवाइड करती हैं, बाद में एनिमल सेल्स को डिवाइड करना बंद कर देती हैं। जैसे प्लांट्स के मामले में तो आपको कैलस मिल जाता है ना, क्योंकि सेल्स हैं वो टोटिपोटेंट सेल्स लगातार ग्रो करती हैं, डिवाइड करती हैं, बट एनिमल सेल्स हैं वो लगातार काफ़ी ज़्यादा जनरेशन तक वो सेल डिवीजन को सपोर्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ टीलोमर लेंथ। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है कि हम ऐसी सेल जो कि ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है ना, वो ट्रांसफॉर्म सेल हमें ऐसी चाहिए जो इमॉर्टल हो। इमॉर्टल का मतलब है कि जो मरती नहीं हो या जो बार बार डिवाइड करते हैं, जिनमें सेल डिवीजन वो रुके नहीं। तो इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो होता है हेला सेल लाइन, जो एक्चुअल में क्या होती है ट्यूमर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स ऑफ हेनरिटा लैक्स, जहाँ से इसका नाम आया हेला। तो वो एक पर्टिकुलर पेशेंट के अंदर सबसे पहले इन कैंसर सेल्स को ऑब्जर्व किया गया था, तो वहाँ से इसका नाम है हेला। ठीक है, और जब हमारी सेल्स को अपन हेला सेल्स काम में लेते हैं तो वो ट्यूमर सेल्स हैं। हेला सेल्स का मतलब क्या है, ट्यूमर सेल्स, और ट्यूमर सेल्स का मतलब क्या है कि वो डिवीजन को रोकेंगी नहीं, उनमें डिवीजन चलता रहेगा। अगर ऐसी सेल हमने कल्चर में ले रखी हैं तो वो सेल लगातार डिवाइड करेंगी और हमें लगातार वायरस है वो प्रोपेगेट करने के लिए सिस्टम है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे बैक्टीरियोफाजेस का सिस्टम अलग है, साइनोफाजेस का अलग है ना, एनिमल वायरसेस का अलग है। ऐसे मैटर आता है प्लांट वायरसेस का, कि अगर हमारे पास प्लांट वायरसेस का इश्यू हो तो हम प्लांट वायरसेस को भी कल्टीवेट कर सकते हैं। जैसे कि जो भी प्लांट वायरसेस हैं वो अपन कल्चर उन्हीं को कर सकते हैं जो इन्फेक्शन देते हैं, है ना, जो होस्ट के सेल के अंदर जाके अपना नंबर नहीं बढ़ा सकता, हम उसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, है ना। तो अपन जो प्लांट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं, सर्वे करेंगे पहले, बाद में डिजीज पार्ट्स हैं उनको अपन लैब में लाएंगे, अबाउट 50 ग्राम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इन्फेक्टेड डिजीज लीव्स, है ना, क्योंकि टीएमवी के अंदर मेन जो सिम्टम बनता है वो पत्ती पे बनता है ना, मोज़ेक सिम्टम्स बनते हैं, तो हम पत्तियों को यूज़ करेंगे क्योंकि पत्तियों का जो सैप है उसके अंदर क्या है, वायरस है ना। आर मैसेरेटेड, उनको क्रश कर देंगे, मैसेरेशन का मतलब क्रश करना होता है ना। बफर एट ऑप्टिमम पीएच एंड सैप इज फिल्टर्ड फर्स्ट विद अ चीज क्लॉथ फॉलोड बाय मिलीपोर फिल्टर, जिसकी साइज क्या होती है 0.45 माइक्रोन। पोर साइज के फिल्टर से अपन उसको छान लेते हैं, तो हमारे पास जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो आ जाते हैं। फिर क्या करेंगे, देन हेल्दी प्लांट पार्ट है वो सिलेक्ट किए जाते हैं और उनकी लीव्स को हम वॉश करते हैं 5% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से। ठीक है, उसके बाद में सेवरल इंसिजन्स आर मेड, जिसमें हम छोटे छोटे कुछ कट्स हैं, रबिंग वगैरह करेंगे, तो उसमें स्क्रैच क्रिएट करेंगे, है ना। देन हम वो हमारा सॉल्यूशन जो था उसको सैप को स्प्रे करेंगे और वहाँ पे इनोकुलेशन है हो जाएगा। फिर हम प्रॉपरली उनको क्या कर सकते हैं, ओरिजिनल सिम्टम्स में पौधा दे देगा। तो हम लिविंग प्लांट के अंदर वायरस को क्या है ट्रांसफ़र करके वहाँ पे कल्टीवेट करा सकते हैं। ठीक है, देखिए अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो मेन सेक्शन है, उसमें आपको ना असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के रिगार्डिंग भी प्लांट वायरसेस का पता होना चाहिए, और जैसे एग्रीकल्चर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। इवन आप स्कूल लेक्चर के एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो वहाँ पे भी जो प्लांट वायरसेज हैं उनका पता होना चाहिए। तो अगला जो सेक्शन है वो हमारे पास प्लांट वायरसेस का रहेगा। तो एक तो अपन वायरसेस जो मेन वायरस हैं उनको पढ़ेंगे, और एक फिर वायरस से छोटे जो मटेरियल्स हो जाते हैं उनको अपन सब वायरल एजेंट्स बोलते हैं ना, उनको कवर करेंगे। देखो फर्स्टली तो नाम आ रहा है यहाँ पे एडोल्फ मेयर, और इनका काम क्या था कि फर्स्ट टू स्टडी द डिजीज ऑफ टोबैको। देखो पूरा वायरस ग्रुप अलग है और प्लांट वायरस एक उसका एक सबसेक्शन हो जाएगा। हालांकि पहला जो वायरस है वो टोबैको मोज़ेक वायरस ही है,
क्योंकि वायरसेज हैं वो तो एनिमल वायरस भी तो होते हैं ना। अभी अपन एनिमल वायरस को नहीं पढ़ रहे हैं, अभी अपन केवल प्लांट वायरस को पढ़ रहे हैं और हमारे जो स्टैंडर्ड बुक्स है उससे अपन इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे आपने लास्ट क्लास के अंदर बेजरिंग के बारे में भी लिया था कि इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो भी हमने लिया था, और ही ओपाइंड दैट द कॉन्टेजियम वीवम फ्लूइडम जो वर्ड था वो इनके द्वारा दिया भी गया था। जो इन्फेक्टिव एजेंट थे ना उनके लिए सब बोला गया था। इसके बाद में जो मैटर था वो स्टैनले का अपन जानते हैं ना, WM स्टैनले एडेड अमोनियम सल्फेट टू टोबैको मोजेक वायरस का जो सेप था। फिर उन्होंने क्या किया कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर प्रोटीन है उसको सेडिमेंट करने में सफलता प्राप्त की, यानी कि जो टोबैको मोजेक वायरस है उसको प्योर फॉर्म के अंदर जो है ना क्रिस्टल फॉर्म होते हैं उसमें इन्होंने आइसोलेट किया बाय यूजिंग अमोनियम सल्फेट। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ भी आपको, जैसे एक तो आप जनरल वायरस का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ से भी पता होना चाहिए, और अगर आप स्पेशल बॉटनी की फील्ड में कंपटीशन में जा रहे हैं तो फिर आपको बॉटनी वाले सेक्शन से ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि कुछ वायरसेज जो नॉन एनवलप कैटेगरी के होते हैं, कुछ एनवलप कैटेगरीज के होते हैं। मोस्टली जो एनवलप वायरसेज होते हैं वो एनिमल वायरसेज होते हैं, है ना। लास्ट क्लास में अपन ने बात की थी कि जो एनवलप वायरसेज होते हैं वो मोस्टली कौन है, मोस्टली आर एनिमल वायरसेस। बट यहाँ पे नाम आ रहा है टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है, एनवलप वायरस कैटेगरी में आता है, ठीक है। नॉन एनवलप के अंदर जैसे कोलिमो वायरस है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, जेमिनी वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। क्योंकि देखो न्यूक्लिक एसिड क्या है उसके आधार पे ये क्वेश्चन आपसे बहुत बार पूछे जाते हैं। रियो वायरस है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन से ग्रुप वाले हैं वो जेनेटिकली किस प्रकार के, ठीक है। जैसे आपका लिट्यूस नेक्रोसिस येलो वायरस है रैप्डोविरिडी का, ये भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है लेकिन ये एनवलप कैटेगरी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं और अपन डिटेल से बात करने वाले हैं प्लांट वायरसेस को लेके, ठीक है। तो हाउएवर मोस्ट ऑफ द प्लांट वायरसेस कंटेन आरएनए। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए, जैसे एनवलप का नाम आता है तो मोस्टली एनिमल वायरस है ना। आरएनए वायरस का नाम आता है मोस्टली प्लांट वायरसेस, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ देम कंटेन रॉड सैप सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, यानी कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए के एग्जाम्पल है वो यूनिक हो जाएंगे, तो यूनिक वाले ही आपसे क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। अदर वायरसेज आर बेसिलस फॉर्म के होते हैं, बुलेट सैप के होते हैं, कई प्रकार के मॉर्फोलॉजी वाले हो सकते हैं। प्लांट वायरसेज और रियो विरिडी कंटेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल, जैसे कि आपका वाउंड ट्यूमर वायरस है, कॉलीफॉर्म मोजेक वायरस है, डहलिया मोजेक वायरस है, कंटेंट डबल स्टैंडर्ड आरएनए एज देयर मटेरियल। तो वैसे तो क्या है कि देखो भाई आप लोग अपनी बुक्स वगैरह से तैयारी करेंगे, बट ये तो मैं खुद बुक यूज़ करता था उससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो देख सकते हैं कि मतलब जहाँ जरूरी है ना वहाँ से आपको चीज़ें उठानी होती हैं। जैसे यहाँ पे टिक लगा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि वाउंड ट्यूमर वायरस है, कॉलीफ्लोर वाला वायरस है, डेलिया वाला वायरस है। दे आर द एग्जाम्पल ऑफ डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस, ठीक है। नो अदर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कंटेनिंग वायरस इज नॉन सो फार एक्सेप्ट जेमिनी वायरसेस। तो जेमिनी वायरसेस इसलिए यूनिक हैं क्योंकि वो कैसे हैं, दे आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। तो ये यूनिक एग्जाम्पल हो गया, इनके अलावा कोई दूसरा नहीं है प्लांट्स के सेक्शन के अंदर। तो मोस्टली प्लांट वायरसेज हैं, दे आर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेज, है ना। कुछ एक जो हैं वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए वाले हैं, और जेमिनी वायरसेस जो हैं दे आर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस।
अब देखो यहाँ से थोड़ा सा आपको ये देख लेना है कि जैसे इनके लिए जो टर्म्स है ना, जैसे मान लो कि अपना आता है टोबैको मोज़ेक, है ना, सबसे कॉमनेस्ट एग्जांपल है टोबैको मोज़ेक वायरस आपकी एग्जाम का, ये माने कि वो तो सबसे सेंट्रल है ना। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसका जो ग्रुप का नाम है वो है टोब्रा वायरस। ठीक है, ऐसे पोटैटो डिजीज एक्स आते हैं, है ना, पोटैटो डिजीज एक्स हैं, वाई हैं, जिनको अपन पोटेक्स या पोटी वायरस बोलते हैं। दिस इज क्लोस्टेरो वायरस कैटेगरी। मेन कुछ ऐसे वेल नोन एग्जाम्पल है ना, जो रूटीन में हम पढ़ते ही हैं, जो हमारे क्वेश्चंस में रूटीन में आते ही हैं, है ना, टीएमवी के क्वेश्चन आते ही हैं, है ना, पोटैटो एक्स वाई के क्वेश्चन आते ही हैं। तो उनका नेचर हमें ज़रूर पता होना चाहिए, जैसे कि ये टोब्रा वायरस है, ये क्लोस्टेरो वायरस कैटेगरी से। ओके, इसके बाद में देखिए एक चीज़ आती है कि हम जो प्लांट वायरसेज हैं उनको एक कोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो कोड होता है उस कोड को अपन बोलते हैं क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टो का मतलब छुपा हुआ होता है, जो चीज़ मतलब एक कोड के रूप में वो छुपी हुई है ना, तो क्रिप्टोग्राम हम यूज कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राम एक प्रकार का कोड होता है, तो प्लांट वायरसेस के लिए हम क्रिप्टोग्राम है वो यूज कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे जो क्रिप्टोग्राम होता है उसमें फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर, जब उसका कोड तैयार होता है तो उसमें 4 पेयर होते हैं। फर्स्ट, जैसे आपका टोबैको मोज़ेक लीजिए, आप टोबैको मोज़ेक वायरस लिया, फर्स्ट पेयर में क्या है R1, फिर है 2, 5, फिर है E, है ना, एंड SO। ये कोडिंग है ना, कोडिंग ये कैरेक्टर्स को लेके है। जैसे फर्स्ट पेयर के अंदर Na टाइप स्ट्रैंड कैसा है उसको लेकर के होता है ना, जैसे सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, फोर्थ पेयर। जैसे आप थोड़ा सा यहाँ से चेक कर सकते हैं, गूगल से देख लीजिए कि वायरस क्रिप्टोग्राम इज ए कंसाइज कोड, है ना, एक निश्चित कोड होता है यूज टू डिस्क्राइब द की प्रॉपर्टीज ऑफ ए वायरस, पर्टिकुलरली इसका न्यूक्लिक एसिड और इसके कैप्सूल के फीचर्स इसमें होते हैं, है ना। इट इज ए शॉर्ट हैंड नोटेशन फॉर डिस्क्राइब द वायरस, अलाउिंग फॉर क्विक आइडेंटिफिकेशन एंड कंपेरिजन ऑफ द डिफरेंट वायरसेज। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे एग्जाम्पल आ गया क्रिप्टोग्राम फॉर टोबैको मोज़ेक वायरस, ये क्या हो गया R1:25:.EE:.SO, जो आप अभी देख लेते हैं। तो R1 का मतलब क्या है, इंडिकेट सिंगल स्टैंडर्ड RNA। ठीक है, 25 का मतलब क्या है, लाइकली रेफर टू द जीनोम साइज एंड स्ट्रक्चर को लेके कोड है। E का मतलब क्या है, लाइकली इंडिकेट द एनवलप टाइप। SO का मतलब क्या है, लाइकली इंडिकेट द कैप्सिड सिमेट्री। तो क्रिप्टोग्राम आपको वैसे नहीं पता होना चाहिए, उसकी कोई नीड नहीं है, बट ये है कि जैसे हमारे टोबैको मोज़ेक वायरस का क्रिप्टोग्राम क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन उनका लेवल कुछ इसी प्रकार का होता है कि बहुत कंफ्यूजिंग लेवल के क्वेश्चन होते हैं कि टीएमवी का क्रिप्टोग्राम निम्न में से कौन सा है ना, विच वन इज द राइट क्रिप्टोग्राम फॉर टीएमवी। तो अब वहाँ समस्या आ जाती है कि आपको पता है तब तो आप बता देंगे, अदरवाइज उसमें मिस्टेक हो जाएगी। ओके, इसके बाद में हम पर्टिकुलर हमारे पहले वायरस को लेते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि है ना टोबेमो वायरस ग्रुप से बिलोंग करता है, कि ऑल द स्ट्रैंड शोविंग टोबैको मोज़ेक सिम्टम। तो ऐसे सभी वायरस या उसके प्रभेद जो है ना टोबैको की पत्तियों के ऊपर मोज़ेक सिम्टम कोज करते हैं, उन सबको एक ही ग्रुप में रखा गया है, टोबेमो वायरस, टोबैको मोज़ेक, टोबैको से टोबा और मोज़ेक से मो, टोबेमो वायरसेज। ठीक है ना। बेस्ड ऑन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस इंफॉर्मेशन, दिस नेम इज एक्सेप्टेड बाय द इंटरनेशनल कमेटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरसेज, यानी कि ICTV से नाम एक्सेप्टेड होते हैं। जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस belongs to the virus that cause mosaic disease on tobacco leaves। ठीक है, इसी प्रकार से टोबैको सफर फ्रॉम अदर वायरल डिजीज कोज बाय सेवरल वायरस, जैसे कि टोबेमो वायरस TMV है, नेक्रो वायरसेज हैं, है ना, और टोबैको रेटल वायरसेज है,
टोबैको स्ट्रीक वायरस है। तो बहुत सारे और भी वायरसेज हैं जो टोबैको प्लांट के अंदर वायरल डिजीज है वो कोज करते हैं। तो जो भी मोजैक सिम्टम कोज करेगा वो टोबैको में आएगा। हालांकि जो टोबैको के अंदर मोजैक सिम्टम कोज करते हैं, क्योंकि टोबैको है उसकी जो फैमिली है वो सोलेनेशी है, ठीक है। तो उसकी फैमिली के दूसरे और पौधे हैं उनमें भी ये डिजीज कोज कर सकते हैं, तो उनके लिए भी सेम वर्ड ही यूज होता है। चलो अपन देखते हैं हमारे मेन वायरसेस को, जो कि टोबैको मोजैक वायरस है। तो TMV इज द मोस्ट सीरियस पैथोजन कोजिंग मोजैक ऑन टोमेटो लीव। इट इज ट्रांसमिटेड बाय आर्टिफिशियल इनोकुलेशन बट नॉट बाय इंसेक्ट वेक्टर। कि फील्ड के अंदर इसका जो ट्रांसमिशन है वो हमारी मेनली जो कल्चरल प्रैक्टिसेज होते हैं उनसे होता है, मैन के थ्रू होता है, ना कि इंसेक्ट के द्वारा। TMV is the most resistant virus known so far, of which the thermal death point is 90 डिग्री सेंटीग्रेड for 10 minutes। कि जब तक हम वायरस पार्टिकल को 10 मिनट तक 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे नहीं रखते तब तक इसका डीनेचुरेशन नहीं होता। थर्मल डेथ पॉइंट का मतलब है कि कोई भी प्रोटीन जब डीनेचर हो जाती है तो दिस इज थर्मल डेथ पॉइंट। क्योंकि TMV में दो ही चीज़ें, एक इसका जेनेटिक मटेरियल जो कि RNA है और एक इसके अंदर कैप्सिड, ठीक है। TMV is very stable and the preparation of unpreserved plant juice has been found to retain effectivity even after 50 years। तो बहुत लंबे समय तक ये पैथोजेनिक प्रॉपर्टी इसके पास रहती है, ये जो केमिकली एक्टिव रहता है। बट ए टेम्परेचर सेंसिटिव नाइट्रस एसिड इंड्यूस म्यूटेंट इज मच लेस, है ना, स्टेबल। अगर हम इसमें म्यूटेशन कर देंगे तो इसकी स्टेबिलिटी वो ख़राब हो सकती है, अदरवाइज जो वाइल्ड फॉर्म होती है वो काफ़ी स्टेबल होती है। दे आर वेरी स्टेबल टू हीट, सम स्ट्रेंस कैन रिटेन, है ना, इन्फेक्टिविटी आफ्टर 10 मिनट एक्सपोजर मोर देन 90 डिग्री सेंटीग्रेड। डायल्यूशन ऑफ 10 की पावर 6 ऑफ एक्सप्रेस टोबैको सैप कैन बी इन्फेक्टियस। प्यूरिफाइड वायरस प्रिपरेशन में बी प्रिजर्व्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्ग पीरियड by mixing a few drops of chloroform that inhibit the growth of microorganisms। तो प्लांट के सैप को अपन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर थोड़े से क्लोरोफॉर्म के ऊपर स्टोर करके इसको लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, इनके एक्सपेरिमेंटल पर्पज हमारे हैं तो उनमें अपन ले सकते हैं। सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो TMV डैमेज द सोलेनेशियस प्लांट, नॉट ओनली टोबैको, है ना। However, it can infect the other plants also. Several strains of TMV has been reported after infection. It develops symptoms of lightening of leaf color, यानी कि पत्ती का जो रंग है वो जो ग्रीन कलर होता है वो थोड़ा सा हल्का हो जाता है, lightening of the leaf color along the veins in early stage. Thereafter, it turns into light and dark green mosaic symptoms along the veins. Green color turns into dark green and the internal regions turn into chlorotic, यानी कि हरिमाहीनता। तो पौधे की पत्तियों के ऊपर मेन सिम्टम्स हैं वो दिखेंगे। जो वेन्स हैं वो नॉर्मल से ज़्यादा ग्रीन हो जाती हैं, वेन्स के बीच का जो एरिया है वो क्लोरोटिक सिम्टम देता है। क्लोरोटिक सिम्टम का मतलब होता है क्लोरोसिस वाले सिम्टम, और क्लोरोसिस का मतलब होता है हरिमाहीनता, क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन। Sometimes dark green blisters appear on the leaf blade. If the plant are infected early in season, they become stunted. However, symptoms vary with variety of tobacco. The virus reduces the yields as well as quality of the product. है ना, निकोटिन कंटेंट इट डिक्रीज बाय 20 to 30% आफ्टर द इन्फेक्शन, यानी कि पत्तियों से ही हम निकोटिन प्राप्त करते हैं। तो पौधे के अंदर जो ड्रग की क्वालिटी है और क्वांटिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। बाकी सिम्टम तो सिंपल होते हैं, देखो हर बीमार पौधा स्टंटेड ही होता है ना। इसका जो मॉडल है उसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि रॉड शेप दिखाई देते हैं, ठीक है, जीनोमिक आरएनए है और ये कैप्सिड है, उसका कवर होता है। कैप्सिड की जो इकाइयाँ होती हैं उनको अपन कैप्सोमियर बोलते हैं। ये इसको कुछ पैरामीटर्स हैं, जैसे कि उसका टोटल जो डायमीटर है वो 180 एंगस्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद में जो सेंट्रल कोर है वो 60 एंगस्ट्रॉन का है ना, और जो सेंट्रल स्पेस जो है वो 40 एंगस्ट्रॉन का है, और कैप्सोमियर्स हैं वो लगभग 50 एंगस्ट्रॉन के होते हैं।
हालांकि वायरस के साइज के अकॉर्डिंग है ना, ये आप ध्यान में रख सकते हैं कि 180 एंगस्ट्रॉम है ना इसकी टोटल साइज होती है, चौड़ाई जो होती है। ये वायरस का स्ट्रक्चर का सेक्शन रह जाएगा कि ए नॉन एनवलप्ड रिजिड रॉड है ना, प्रोटीन के बाद में और बाहर कोई कवरिंग नहीं है, तो नॉन एनवलप्ड हो गया, रिजिड रॉड है विथ ए हेलिकल सिमेट्री and a radical symmetry of the rigid rod showing an arrangement of capsomere, central core and RNA. Franklin have described the structure of TMV. It is rod-shaped helical virus about 280 into 150 micrometer with a molecular weight of 39 into 10 के पावर 6 Dalton. The virion is made up to 2130 protein subunits of identical units. तो ये कैप्सोमियर की संख्या है कि 2130 उसके अंदर प्रोटीन की इकाइयाँ जो कि क्या है, कैप्सोमियर्स हैं। द प्रोटीन सबयूनिट्स आर अरेंज अराउंड ए सेंट्रल होर ऑफ 4 नैनोमीटर। ईच प्रोटीन सबयूनिट इज मेड अप ऑफ सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन विच पजेज 158 अमीनो एसिड। कि सिंगल है ना 2130 तो क्या हो गए, कैप्सोमियर हैं, जिनको आप हिंदी में पेटिकान्स बोलते हैं। और एक कैप्सोमियर में कितने अमीनो एसिड हैं, 158 अमीनो एसिड है। कि हर एक कैप्सोमियर एक सिंगल प्रोटीन है जो 158 अमीनो एसिड से मिलकर के बनी होती है, और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 17,500 डाल्टन के बराबर होता है। इनसाइड द प्रोटीन कैप्सिड देयर इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मॉलिक्यूल विच इज आल्सो स्पाइरली कॉइल्ड है ना। वायरस आरएनए कंसिस्ट ऑफ 6500 न्यूक्लियोटाइड लंबा होता है। इन 1 टन ऑफ आरएनए कंटेन 49 न्यूक्लियोटाइड। तो ये हेलिकल फॉर्म के अंदर होता है, इसका 1 टन है, उसके अंदर 49 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन सबयूनिट एंड काउंटिंग इन 3 टन्स इज 49 है ना। टोटल नंबर ऑफ प्रोटीन सबयूनिट काउंटिंग इन 3 टन 49/3 हो गया। ये आपका कैप्सिड की बात हो रही है कि उसके 3 टन के अंदर 49 कैप्सोमेयर होते हैं। देयरफॉर ए सिंगल प्रोटीन सबयूनिट है ना इज लिंक्ड विद 3 न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए है ना, अरेंज टू कैप्सोमेयर ऑफ आरएनए, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्योंकि देखो वहाँ पे क्या है कि 49 न्यूक्लियोटाइड है उसके 1 टन के अंदर, और 1 टन के अंदर वो 3 है ना टन के अंदर 49 को बराबर वो कर पाता है। That's why therefore a single protein subunit linked with the 3 nucleotide। 3 गुणा होगा ना तभी हो पाएगा। इसके बाद में मैटर आता है कि जो जीनोम है उसके पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि टीएमबी जीनोमिक एंड सब जीनोमिक आरएनए। द जीनोम ऑफ आरएनए इज मोनोपार्टाइट है ना, एक ही होता है, लीनियर है ना, प्लस सेंस एमआरएनए कि उससे डायरेक्टली एमआरएनए बनता है, और 6.3 से 6.5 किलो बेस पे दैट प्रोड्यूस 5 प्रोटीन ड्यूरिंग वायरस इन्फेक्शन। कि इसका जो लीनियर प्लस जो सेंस वाला आरएनए मॉलिक्यूल है, जब वो काम में आता है तो उससे 5 प्रोटीन बनती हैं। द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीएमबी वर डिटरमाइन है ना बाय Gaulet, but there is still controversy concerning the number of protein encoded by the TMB genome. The RNA have a cap at the 5' end and a tRNA-like structure charged with the amino acid histidine at the 3' end। तो ये इसकी कुछ स्पेशल फीचर हो जाती है कि टीएमबी जीनोम की बात करेंगे तो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है, लेकिन उसके ऊपर क्या है, एक कैप है, ठीक है, और उसके लास्ट के क्या है, एक टीआरएनए जैसी स्ट्रक्चर है, 3' एंड आखिरी किनारा होता है जहाँ पे हिस्टिडीन प्रेजेंट होता है। 2 आरएनए है ना पॉलीमरेज प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस आफ्टर डायरेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द जीनोमिक आरएनए। तो जीनोमिक आरएनए है वो डायरेक्टली राइबोसोम के द्वारा काम में आएगा, और उससे 2 क्या बनते हैं, पॉलीमरेज एंजाइम बनते हैं। द 5' प्रॉक्सिमल ओपन रीडिंग फ्रेम, जिसको अपन ORF1 बोलते हैं, एनकोड 126 किलो डाल्टन की प्रोटीन जो रेप्लिकेशन में काम करती है, विच कंटेन मोटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिथाइल ट्रांसफरेज है ना, कैपिंग एंजाइम, हेलिकेज एंजाइम,
है ना। रीड थ्रू द एम्बर टर्मिनेटर, एम्बर क्या होता है, एम्बर स्टॉप कोडॉन का नाम होता है ना। तो जब उसका रीडिंग होता है तो बीच में जो स्टॉप कोडॉन आता है उसको भी रीड आउट कर जाता है, रीड थ्रू, है ना। टर्मिनेटर ऑफ ओपन रीडिंग फ्रेम 1 yield a 183 kilodalton protein which is considered to be the viral polymerase. So only 126 and 183 kilodalton proteins are required for replication of the genomic RNA and various defective RNA generated in vitro, जो कैपेबल नहीं होते हैं. Another protein is produced due to ribosome by passing a leaky stop codon UAG. तो ये उसके कुछ जीन एक्सप्रेशन के फीचर्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए, है ना. यहाँ पे जो पॉलीमरेज काम में आता है कंटेंट से आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, जिसको अपन आरडीआरपी बोलते हैं. तो ऐसी प्रोटीन जो पॉलीमराइजेशन करती है उसको पॉलीमरेज बोलते हैं. जो आरएनए बनाती है वो आरएनए पॉलीमरेज होता है. जो टेम्पलेट के रूप में आरएनए यूज करता है उसको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. हाँ देखो, आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं कि ये उसका पूरा डायग्रामेटिक कंडीशन है कि एक तो आपको 5 प्राइम कैप मिलेगा, 3 प्राइम के ऊपर आपको हिस्टिडीन है वो अटैच मिलेगा, जो कि लगभग टीआरएनए जैसा एक पार्ट होता है. ठीक है. अब इसके अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम है, ओपन रीडिंग फ्रेम, ओपन रीडिंग फ्रेम 2, ओपन रीडिंग फ्रेम 3, ओपन रीडिंग फ्रेम 4. तो 4 इसमें ओपन रीडिंग फ्रेम है. और ओपन रीडिंग फ्रेम और ओपन रीडिंग फ्रेम 2 के बीच में UAG कोडॉन है, जो कि स्टॉप कोडॉन होता है. ठीक है. अब इससे क्या क्या बनता है, स्मॉल रेप्लिकेशन यूनिट, है ना, लार्ज रेप्लिकेशन. अगर ये रीड थ्रू हो जाएगा, है ना, कि ओपन रीडिंग फ्रेम से चालू हुआ और स्टॉप कोडॉन को बाईपास करके आगे का भी अगर इस मैसेज को कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो बड़ी प्रोटीन बनेगी. ये तो रेप्लिकेशन में काम आने वाली प्रोटीन्स हैं. इसके बाद में जो है ना ओपन रीडिंग फ्रेम 3 है उससे प्रोटीन बनती है, और जो ओपन रीडिंग 4 है उससे भी क्या है, प्रोटीन है वो बनती है. और देखिए, ड्यूरिंग द इन्फेक्शन बाय TMV 3 सब जीनोमिक आरएनए, जिनको आप SgRNA बोल सकते हो, हैव बीन आइडेंटिफाइड, ऑल ऑफ विच हैव बीन फाउंड इन एसोसिएशन विद द पॉलीराइबोसोम. पॉलीराइबोसोम का मतलब हो गया कि जो आरएनए बनेगा उसको मोर देन एक से ज़्यादा राइबोसोम है वो यूज़ कर रहे होते हैं, यानी कि खूब सारी प्रोटीन बना रहे होते हैं. द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज SgRNA designated LMC-RNA encode the 3 prime proximal 70 to 75 kilodalton capsid protein CP, ओपन रीडिंग फ्रेम 4 वाला. द अदर लार्जेस्ट जो SG है designated I2 encode the 30 kilodalton viral protein movement protein MP. तो ये जो प्रोटीन्स हैं वो इनसे बनती हैं, है ना. कुछ पॉलीमरेज जैसे फंक्शन वाली प्रोटीन है, कुछ मूवमेंट प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन है. कौन से बनती है ना. आपका ज़्यादा इशू क्या है, आपका इशू ये है कि जो मूवमेंट प्रोटीन है, कैप्सिड प्रोटीन है, वो कौन से ओपन रीडिंग फ्रेम से बनती है. इसमें 4 ओपन रीडिंग फ्रेम है. आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें कि यहाँ पे आपको इसकी जीनोमिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, है ना. इस पे कैप होता है, इस पे हिस्टिडीन वाला टैल जैसा होता है वो पता होना चाहिए. इसमें 4 ओपन रीडिंग फ्रेम है, और उससे मूवमेंट प्रोटीन, कैप्सिड प्रोटीन, कौन से ओपन रीडिंग फ्रेम से क्या बनता है, ये उसका जेनेटिक एक्सप्रेशन का मैटर हो जाएगा. ठीक है. इसके बाद में हम आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि द वायरस नीड्स टू एंटर द वास्कुलर सिस्टम of the plant for successful colonization of the entire plant. The process of cell to cell movement of TMV is relatively slow and it taken 1 to a few hours to multiply in a cell and move to the next cell. सिस्टेमिक ट्रांसपोर्ट, यानी कि पूरी बॉडी में होने वाला जो भी इन्फेक्शन, कुछ भी अपन बोलते हैं रेजिस्टेंट, वो सब सिस्टेमिक तभी होता है, पूरी बॉडी के लिए होता है सिस्टेमिक. ठीक है. ऑफ TMV नॉर्मली अकर्स थ्रू द फ्लोएम सीव एलिमेंट्स. तो फ्लोएम के जो सीव एलिमेंट्स होते हैं उनके थ्रू इसका पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसमिशन होता है. वेयर वायरस मूव्स पैसिवली विद द फ्लो ऑफ फ्लोएम, यानी कि फ्लोएम के अंदर जो प्लांट सैप भरा रहता है उसके थ्रू
क्योंकि मास हाइपोथेसिस आप प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ते हो कि फ्लोएम के अंदर जो काफ़ी सारा फूड है वो एक प्रेशर के साथ में मूव करता है, तो पैसिवली मूव करता है। वायरस खुद कुछ भी नहीं करेगा, वो अपने आप ही फ्लोएम के साथ साथ में चलता रहता है। After rapid systemic spread of the virus in the phloem, it moves from the phloem to the surrounding cell where it reproduces and spread to cell movement. इसमें क्या है कि अभी आपने मूवमेंट प्रोटीन ली है, वो हेल्प करती है इसकी। हाँ, ऐसे आप देख सकते हैं जीन एक्सप्रेशन को कि द वायरल आरएनए ऑफ टीएमवी इज इन्फेक्टियस एंड सर्व एज बोथ एज ए जीनोम एंड एज ए मैसेंजर आरएनए, कि इसको राइबोसोम यूज करके प्रोटीन भी बनाते हैं और ये खुद जीनोम भी है, तो दोनों फीचर्स इसके पास होती है। द जीनोम एनकोड एटलीस्ट 4 प्रोटीन, द मिथाइल ट्रांसफरेज और हेलिकेज एंड द आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन्वॉल्व्ड इन वायरस रेप्लिकेशन. The first one is directly translated from the genomic RNA and the second one produced by read through of the termination codon of the Fas gene. The other two proteins are the MP जो आपने भी लिया मूवमेंट प्रोटीन एंड कैप्सिड प्रोटीन CP. तो ये चारों प्रोटीन जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। रेप्लिकेशन की बात करेंगे कि आफ्टर पेनिट्रेशन TMV into the host cell, after replicates in the cytoplasm of the infected cell, inside the cell the protein cord dissociates and viral nucleic acid becomes free in the cell cytoplasm. The site of different steps of the completely not determined, but the study suggests that after becoming free in the cell cytoplasm the viral RNA moves into the nucleus. कि जैसे ही सेल के अंदर वायरस का जीनोम आता है तो जो जीनोम है वो आरएनए है, वो आरएनए कहाँ जाएगा? न्यूक्लियस में जाएगा, पॉसिबली इनटू द न्यूक्लियोलस, तो मूव करके वो न्यूक्लियोलस तक जाता है। द वायरल आरएनए फर्स्ट इंड्यूसेस द फॉर्मेशन ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज इन द प्रेजेंस ऑफ विच सिंगल स्ट्रैंडेड इसका जो आरएनए है वो है ना सिंथेसाइजेज एन एडिशनल आरएनए स्ट्रैंड कॉल्ड रेप्लिकेटिव आरएनए. दिस आरएनए स्ट्रैंड इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द वायरल जीनोम एंड सर्व एज ए टेम्पलेट फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू आरएनए सिंगल स्ट्रैंड विच आर कॉपीड बाय है ना पेरेंटल वायरल आरएनए. हाँ, आफ्टर द प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन सबयूनिट जो कि इसके कैप्सोमेर वो जब बन जाएंगी, द न्यू वायरल आरएनए इज कंसिडर्ड टू ऑर्गेनाइज द प्रोटीन सबयूनिट अराउंड इट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वायरसेस. अनलाइक वायरलेंट बैक्टीरियोफाजेज नो लाइसिस, यानी कि नया वायरस जब असेंबल हो जाएगा तो बैक्टीरियोफाजेस की तरह यहाँ पे कुछ भी जो लाइसिस जैसा वो कुछ नहीं मिलेगा. द होस्ट सेल रिमेन अलाइव एंड वायरस मूव फ्रॉम सेल टू सेल है ना सिस्टमिक इन्फेक्शन. तो जैसे बैक्टीरियोफाजेस के अंदर तो सेल है वो ब्रस्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ सेल ब्रस्ट नहीं होती, कोई लाइसिस नहीं होगा. इसके बाद में एक सेक्शन आप इसमें देख सकते हैं ट्रांसमिशन का, कि TMV इज ट्रांसमिटेड थ्रू द सेल सैप of the host and enter a new plant through wound incision, कि कट के थ्रू ये पहुंचता है ना, कट लगेगा तो फ्लोएम का सैप बाहर निकलेगा. वाउंड इज कॉज इन प्लांट ड्यू टू वेरियस कल्चरल ऑपरेशन, जैसे कि क्लिपिंग है, टॉपिंग है, इन सब से. इट इज नॉट सीड ट्रांसमिटेड बट एक्ट एज ए सीड कॉन्टामिनेंट, तो सीड से ये जा नहीं सकता, सीड के ऊपर चिपके हुए हो सकते हैं. इट इज ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाई विंड एंड वाटर. अगर हम कंट्रोल की बात करेंगे कि TMV अकर्स इन टोबैको ग्रोइंग एरियाज एंड कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इकोनॉमिकली, जो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती है. इंसेक्ट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट क्योंकि वेक्टर तो कुछ यहाँ पे है नहीं. कंट्रोल इज बाय क्रॉप रोटेशन है ना, इफेक्टिव सैनिटेशन एंड यूज ऑफ रेजिस्टेंट वेराइटीज. फॉर द फर्स्ट टाइम TMV हैज बीन यूज्ड टू डेमोन्स्ट्रेट द डेवलपमेंट ऑफ कॉड प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंट, रेप्लिकेज मीडिएटेड रेजिस्टेंट एंड मूवमेंट प्रोटीन मीडिएटेड रेजिस्टेंट जीन्स हैं, उनकी सहायता से रेजिस्टेंट वेराइटीज है वो बनाएंगी. इसी में एक सेक्शन आता है कि जो TMV है उसमें जेनेटिक मटेरियल है वो RNA ही है, इसका पता कैसे लगा है ना.
तो ये जो मैटर है कि दिस इज द गिरियर एंड सैक्रमम एंड फ्रैंकली कोनार्ड एंड सैंगर डिमोस्ट्रेट दैट RNA is the genetic material in TMV by using different strands of the tobacco mosaic virus. They selected 2 strands of tobacco mosaic virus TMV-A and TMV-V और फिर उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उसके आधार पे ये पता लगा कि जो है ना इन मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो क्या है, RNA ही है। जैसे आपके पास ये पूरा प्रोटीन लिया ना, उसको डिग्रेडेशन किया, प्रोटीन तोड़ दिया है ना, फिर दूसरी प्रोटीन्स हैं वो इसके ऊपर अटैच करवाई, दूसरी प्रोटीन दूसरे स्ट्रैंड से, डिफरेंट स्ट्रैंड है, स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड 2, ठीक है। और है ना ये RNA पहले स्ट्रैंड का है, प्रोटीन हमने दूसरे स्ट्रैंड के ऐड कर दिए, इन्फेक्शन किया तो टाइप A प्रोजेनी ही मिलेगी, यानी कि जो RNA है वही प्रोटीन बनेगी। यानी कि प्रोटीन हमने इसको असेंबल किया तो RNA तो लिया फर्स्ट वाला, प्रोटीन ली हमने सेकंड वाले, लेकिन जब इन्फेक्शन कराया तो बना गया A वाला। यानी कि नए जो कैप्सोमियर हैं वो किससे बनते हैं, RNA से बनते हैं। तो सेम रिजल्ट अपन को दूसरे के साथ में मिलेगा कि अगर हम प्रोटीन है वो A वाली लेते हैं, RNA B वाला है, तो हमें प्रोजेनी वो B वाली ही मिलेगी। यानी कि प्रोटीन कौन सी बनेंगी ये डिपेंड करता है कि RNA कौन सा है, यानी कि RNA इज द जेनेटिक मटेरियल।